दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम खबरों में देख रहे हैं कि देश में हर दिन कोरोना के मरीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं और ख़ासकर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जैसे कि मुंबई और दिल्ली, यहाँ तो मरीजों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ी है और यही हाल दूसरे छोटे शहरों का भी होने लगा है। अब सबसे बड़ी तकलीफ़ यह आ रही है कि अस्पतालों में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है या जो जीवन रक्षक दवाएँ हैं उनकी कमी होने लगी है। मुंबई में मेरे पास भी कॉल्स आने लगी हैं कि बेड नहीं मिल रहा है, दवाएं नहीं मिल रही हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ मिलेगा, यानी कि लोग डिस्ट्रेस कॉल देने लगे हैं। तो ऐसे मौके पे बड़ी उपयोगिता है इस बात की कि अगर कोविड पॉजिटिव हो जाएं या इस तरह की शंका हो कि हमें कोविड का इन्फेक्शन है, तो ऐसे लोगों का मैनेजमेंट उस कंडीशन में जब अस्पतालों में बेड ना मिले तो क्या घर पे संभव है। सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ की स्थिति पता चले, या तो एसिम्प्टोमेटिक हो मतलब कोविड पॉजिटिव है लेकिन उसमें कोई लक्षण नहीं है, या फिर ऐसा मरीज़ जो कोविड पॉजिटिव है और जिसमें लक्षण बहुत हल्के हैं, हल्का बुखार है, खांसी है, गले में खराश है, लेकिन उसका पल्स या उसका SpO2 यानी कि ऑक्सीजन का सेचुरेशन ये सब नॉर्मल है। तो जब ये कंडीशंस होती हैं तो ऐसे लोगों का मैनेजमेंट घर पे कुछ प्रिकॉशंस के साथ किया जा सकता है। लेकिन अगर बुखार तेज़ है, बार बार आ रहा है, जो पल्स रेट है वो कम या ज़्यादा हो चुकी है, सेचुरेशन लेवल कम हो रहा है या रेट ऑफ रेस्पिरेशन सांस लेने की जो दर है वो बढ़ गई है या और कोई तकलीफ़ें उत्पन्न हो गई हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें अस्पताल की ओर ज़रूर भागना चाहिए। एक सवाल और उठता है कि जिनको कोमॉर्बिडिटी है, ऐसे मरीजों को क्या एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन में या हल्के लक्षणों के साथ घर पे रख सकते हैं? रख सकते हैं अगर उनके लक्षण यानी कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जो भी कोमॉर्बिडिटी है, अगर वो कंट्रोल्ड है और वो एसिम्प्टोमेटिक है या बहुत हल्के लक्षणों के साथ हैं तो उनको भी घर पे रख सकते हैं। अगर अस्पताल में कहीं जगह मिल जाए तो फिर बाद में उनको अस्पताल में शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने जैसा कहा कि अगर आपको हल्के लक्षण हैं तो हल्के लक्षणों में आपको 3 चीज़ों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आप टेम्परेचर चेक करें, पल्स रेट चेक करें और ऑक्सीजन का सेचुरेशन इसको भी चेक करें। तो घर में 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर। थर्मामीटर मरकरी का भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आती है, तो दोनों में कोई भी थर्मामीटर हो उससे आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। और पल्स ऑक्सीमीटर आज की तारीख में एक जाना पहचाना सा नाम हो गया है। फिंगर की टिप पर हम इससे 2 चीज़ें नाप लेते हैं, एक तो पल्स रेट और दूसरा इसमें ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल कितना है। तो पल्स रेट, ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल और टेम्परेचर कितना हो जो ठीक है या कितने के बाद हमें चिंता करनी चाहिए। अगर फ़ारेनहाइट में नापें तो इसकी वैल्यू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है और अगर सेल्सियस में नापें तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होती है। लेकिन मोटा मोटा 1 डिग्री ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ये रेंज है। किसी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, वो भी नॉर्मल है, और किसी का कम। तो 98.6 से 1 ऊपर 1 नीचे या 37 से 1 ऊपर 1 नीचे, ये मोटा मोटा एक फार्मूला आप जान लीजिए याद रखने के लिए। पल्स ऑक्सीमीटर जैसा कि मैंने बताया उसको फिंगर में लगाते हैं और इस डिवाइस से हमें ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल और पल्स रेट मालूम पड़ता है। पल्स रेट की जो रेंज है, नीचे वाली रेंज 60 पर मिनट होती है, ऊपर वाली रेंज 100 पर मिनट होती है। तो 100 से ऊपर चली जाए या 60 से नीचे हो जाए तो अबनॉर्मल होती है। इस पे निगाह रखनी है, अगर इसमें कोई वेरिएशन आता है उसको नोट कर लें और तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। और तीसरा जो SpO2 यानी कि ऑक्सीजन का सेचुरेशन, अपने खून में कितनी ऑक्सीजन है उस मोमेंट पर, तो इसका जो कट ऑफ है वो 95% है। 95% से ऊपर है तो नॉर्मल है, 95% से अगर नीचे हो रहा है फिर चिंता करने की बात है। 3 चीज़ों का यानी कि टेम्परेचर, पल्स रेट और SpO2 ऑक्सीजन का सेचुरेशन, इनका रिकॉर्ड कागज़ पर, डायरी पर, नोटबुक पर ज़रूर लिखते रहें और हर 3 घंटे में ये रीडिंग लेनी चाहिए। अगर ये रीडिंग जो मैंने कट ऑफ बताए हैं इसके बियॉन्ड जा रही है तो फिर आप अपने डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करें, वो डिसीजन लेंगे कि अब ये घर पे मैनेज हो सकता है या नहीं। 2 टर्म हम हमेशा सुनते रहते हैं, आइसोलेशन, क्वारंटीन, लेकिन इनके बारे में शायद कम लोगों को पता है कि आइसोलेशन क्या होता है, क्वारंटीन क्या होता है। आइसोलेशन माने एक रोगी को जिसकी बीमारी कन्फर्म हो गई है उसको एक अलग प्लेस पे रखना है ताकि वो दूसरों के संपर्क में ना आए, तो इस अवस्था को आइसोलेशन बोलते हैं। लेकिन घर के वो मेंबर्स या वो लोग
जो किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आए लेकिन इनकी बीमारी कंफर्म नहीं हुई है, ये बीमार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम अलग कमरे में रखते हैं, अलग जगह पर रखते हैं। इनको बोला जाता है क्वारंटीन। तो क्वारंटीन और आइसोलेशन में ये फ़र्क होता है। अब आइसोलेशन और क्वारंटीन में फैमिली के जो मेंबर्स जा रहे हैं, इनके लिए क्या क्या सलाहें हैं उसको ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। जो मरीज़ है, जो रोगी है, उसको संभव हो तो एक अलग कमरे में रखना चाहिए, सेपरेट रूम जिसका अपना टॉयलेट हो, तो ये बेस्ट कंडीशन है ताकि दूसरे लोगों को संक्रमण का खतरा कम से कम हो पाए। जो रोगी का कमरा यानी कि आइसोलेशन रूम है, उसमें खिड़कियां खुली हों, लेकिन जो बीच का दरवाज़ा है जो घर के दूसरे हिस्से को जोड़ता है, ये बंद रहना चाहिए। एसी से ओपन एयर वेंटिलेशन हमेशा बढ़िया होता है, तो ओपन एयर वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां खुली रखें, एसी कम से कम प्रयोग करें। और इसके अलावा टॉयलेट अगर अपना है तो उस टॉयलेट की सफाई समय समय पे होती रहे। रोज़मर्रा का इस्तेमाल करने का सामान, चाहे वो कपड़े हो, टॉवेल हो, कंघा हो, ये सब चीज़ें अपनी सेपरेट होनी चाहिए, कमरे के अंदर ही होनी चाहिए। अब जब कपड़े धुलने की बात है, अगर खुद धो सके रोगी तो ठीक है, अगर रोगी धोने लायक नहीं है, जो केयर टेकर है वो कपड़े धो रहा है, तो वो कपड़े एक बाल्टी में डाल के, ग्लव्स पहन के उसको उठाइए और एक बाल्टी में डाल के उसको अलग से धोना चाहिए। उसको दूसरे घर के कपड़ों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, अलग से धो के उसको सुखा दें और वो कपड़े वापस उसी रोगी के कमरे में पहुंचा दें। तो हमें हर लेवल पे जो कंटेमिनेशन होने का चांस है, जो संक्रमण होने का खतरा है, उसको मिनिमाइज करना है या उसको रोकना है। तो जो तरीके हैं ये सब, ये उसी दिशा में हमें मदद करते हैं। इसके अलावा जो खाने की प्लेट है, अगर हम कोई डिस्पोजेबल यूज करते हैं तो खाने के बाद वो डिस्पोजेबल प्लेट जो है वो डस्टबिन में चली जाती है। डस्टबिन रोगी के कमरे में ही होनी चाहिए, जहाँ पे खाने की प्लेट, टिश्यू पेपर या बाकी सारी चीज़ें उसमें डिस्पोज हो जाएं और फाइनली उसको टाई करके घर के बाहर डिस्पोज किया जा सके। तो ये रोज़ का रोज़ होना चाहिए। मॉपिंग की बात होती है, घर में झाड़ू पोंछा जो होता है तो उस आइसोलेशन वाले रूम का अलग होना चाहिए, बाकी घर का अलग होना चाहिए। तो ये तमाम बातें इसलिए बता रहा हूँ कि घर में दो सिस्टम बन जाते हैं, आइसोलेशन रूम का अलग सिस्टम है, बाकी मेंबर्स का अलग सिस्टम है। तो ये तो विधियाँ वहाँ पे कारगर है जहाँ पे हमें एक आइसोलेशन रूम मिल जाता है। लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जहाँ एक ही कमरा है, जहाँ एक ही कमरे में 2 या 3 लोग रहते हैं। तो हालांकि ऐसा कमरा सुटेबल नहीं है, फिर भी इमरजेंसी है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो फिर पेशेंट और बाकी मेंबर्स के बीच में या तो एक चादर बना दें या कोई दरी से एक पार्टीशन कर दें। एक कपड़े का पार्टीशन अगर बन जाए तो ये भी काम करेगा। तो इसको आप ये मान लें कि पार्टीशन के बाद ये अलग रूम बन गया, ये अलग रूम बन गया, लोग घर में मास्क पहने रहे और जो आइसोलेशन रूम वाली प्रिकॉशंस थी वो प्रिकॉशन इस टेम्प्रेरी जो मेकशिफ्ट रूम बना है इसमें भी वही होनी चाहिए। इसके अलावा पूरे घर के मेंबर्स और मरीज, इनका जो वाइटल चेक करना यानी कि थर्मोमीटर और पल्स ऑक्सीमीटर, ये अगर सेपरेट हो, घर के मेंबर्स के लिए अलग और पेशेंट के लिए अलग, तो बहुत अच्छा है। अगर सेपरेट नहीं है, एक ही है, तो हर बार जब भी पेशेंट से लेके घर का दूसरा मेंबर यूज करता है तो सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। गलती से भी हमने उसका, मरीज का यूज किया हुआ पल्स ऑक्सीमीटर अपने लगा लिया तो कंटेमिनेशन यानी कि संक्रमण होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और इसके अलावा गर्म पानी पीते रहें, गुनगुना गर्म पानी, ये बहुत सूदिंग होगा, आराम देगा। बीटाडिन या जो नमक का पानी, इससे दिन में 3-4 बार गार्गल करते रहें। और अगर एक कमरे में है जहाँ पे आइसोलेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे भाप या नेबुलाइजेशन, इससे खतरा हो सकता है क्योंकि इससे जो कोरोना का वायरस है वो पूरे कमरे में फैल सकता है। तो एक कमरे का अगर आइसोलेशन और क्वारंटीन है तो यहाँ पे भाप मत लीजिए, लेकिन अगर सेपरेट कमरा है जहाँ पे ओपन एयर वेंटिलेशन है तो वहाँ पे भाप लेना भी उपयोगी हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। इसके अलावा जो समय समय पे फॉलोअप टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं या कुछ और जांचें करनी होती हैं, वो आपका जो डॉक्टर है, जो आप जिसके संपर्क में लगातार बने हैं, वो आपको एडवाइस करते रहेंगे। उन ब्लड पैरामीटर से ये तय होता है कि डिजीज का प्रोग्रेशन हो रहा है या रिग्रेशन हो रहा है, मतलब ये कि बीमारी बढ़ रही है या घट रही है। तो ब्लड टेस्ट आपको बताते रहते हैं। तो मरीज 3 घंटे में अपने सारे लक्षण नोट कर रहा है और घर के बाकी मेंबर्स जो हैं, जो ठीक है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो दिन में कम से कम 2 बार तो अपने लक्षणों को नोट करें और वाइटल साइंस जो हैं इनको भी नोट करें। आमतौर पे आइसोलेशन और क्वारंटाइन 14 दिन का होता है, यानी कि 14 दिन तक जो मरीज़ है वो भी आइसोलेशन में रहेगा और जो घर के मेंबर्स हैं वो भी 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो तनाव है
इसको दूर करने की कोशिश करें। योगा या मेडिटेशन से अगर संभव है तो उससे करें, या आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करके, वो भले आपका सोशल मीडिया के थ्रू हो या डिजिटली हो, इस तरह इंटरेक्ट करके एक दूसरे से बात करते रहें ताकि आपका तनाव दूर हो। तनाव दूर होगा तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, रिकवरी बहुत जल्दी होगी। दूसरा है कि डाइट अच्छी होनी चाहिए, प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, तो फ्रूट, सैलेड, ये सब चीज़ें खाने में बराबर लेते रहिए। अच्छी डाइट आपकी रिकवरी को बहुत तेज़ कर देती है। सबसे ज़रूरी है सोना, कम से कम 8 घंटे की नींद और लंबी नींद ज़रूर आनी चाहिए। एक अच्छी नींद के बाद रिकवरी बहुत तेज़ हो जाती है, तो इस पीरियड में भी आपको एक अच्छी नींद ज़रूर लेनी चाहिए। ज़्यादा जागे नहीं और नींद लेते रहें। एक घर में रहते रहते अगर ये प्रिकॉशंस इस स्ट्रिक्ट वे में फॉलो नहीं किए गए तो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को होते देर नहीं लगती है। इस बार जो वायरस आया है ये हाईली कंटेजियस है। एक फैमिली में किसी तरह आ रहा है तो पूरा का पूरा परिवार उससे बीमार हो रहा है। ये इस तरह के सैकड़ों हज़ारों केसेस सामने आ रहे हैं। अगर आप डॉक्टर के संपर्क में बने रहते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सेल्फ मेडिकेशन करने लगते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ हम खुद ही तय करने लगते हैं हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो याद रखिए कि जो पैरासीटामॉल है बुखार होने की दशा में, इसको आप 500 की गोली ले सकते हैं। उसके अलावा एंटीबायोटिक या कोई भी और दवा अपने मन से मत लें, डॉक्टर से पूछें। सेल्फ मेडिकेशन कई बार बहुत हानिकारक होता है। इसके अलावा जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जैसे विटामिन D3 या मल्टीविटामिन या विटामिन C, ये सब रूटीनली ली जा सकती हैं। डॉक्टर आपको जब प्रिस्क्राइब करेंगे तो ये सब चीज़ें भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इसके अलावा जो प्रिकॉशंस आइसोलेशन वाला व्यक्ति ले रहा है, क्वारंटीन वाले लोग भी सारी वही प्रिकॉशन लेंगे। स्लीप, डाइट, तनाव दूर करना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, ये सब बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर सिगरेट स्मोकिंग की आदत है या अल्कोहल लेते हैं तो इसको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, इससे इम्यूनिटी पे असर पड़ता है। थोड़े दिन बंद कर दीजिए। और अपने डॉक्टर को समय समय पे इन्फॉर्म करना, उससे परामर्श करते रहना बहुत ज़रूरी है। ये सब करते रहिए। जितने भी लक्षण हैं, अगर इसमें सुधार नहीं दिख रहा है या लक्षण थोड़े गंभीर होते जा रहे हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत बढ़ रही है, सेचुरेशन 95 से नीचे आ रहा है, या पल्स रेट 100 से ज़्यादा आ रही है, तो ये सब ऐसे लक्षण होते हैं कि जब हमें किसी डॉक्टरी मदद की तुरंत ज़रूरत होती है। तुरंत डॉक्टर को फ़ोन लगाएं और डिस्कस करके तुरंत किसी नज़दीकी के अस्पताल में मरीज़ को ले जाएं। वहाँ पे परीक्षण होगा तो मालूम पड़ेगा ये कोविड के ही लक्षण बढ़ रहे हैं या कोई और कारण हो सकता है, शायद उसको एडमिशन की ज़रूरत पड़े। जो घर के लोग हैं जिनकी डायग्नोसिस नहीं हो पाई है, यानी कि जो अपने आप को नॉर्मल समझ रहे हैं, उनके अंदर भी लक्षण कभी भी अपीयर हो सकते हैं। उनको बुखार आ सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या उनका सेचुरेशन डाउन हो सकता है, या उनका पल्स रेट बढ़ सकती है। तो ये इसीलिए उनका भी दिन में 2 या 3 बार ये सब परीक्षण करते रहने की ज़रूरत है। जैसे ही कोई अबनॉर्मल बात दिखे तो वो भी डॉक्टर के संपर्क में आए और अपनी डायग्नोसिस कराएं। अगर ये कोविड कन्फर्म होता है तो फिर उनका मैनेजमेंट भी होम क्वारंटीन, होम आइसोलेशन या अस्पताल में, ये डॉक्टर डिसाइड करके आपको बताएंगे। तो ये सब तमाम बड़ी कॉमन सी बातें हैं जो कि होम मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, इनको जानना ज़रूरी है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्योंकि सवाल तो बहुत हो सकते हैं, इसके बाद जो मैंने बताया इसके बाद भी 50 सैकड़ों सवाल हैं और इस पर तो आप एंडलेस बता सकते हैं कि क्या क्या करना और क्या नहीं करना है। मैंने बहुत जनरल बड़ी कॉमन सी बातें आपको बताई हैं। आपकी जो भी क्वेरी हो, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट सवाल जो आपके हों, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके जवाब आपको दूँ और आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करूँ। याद रखिए कि इम्यूनिटी बढ़ाने के तमाम तरीके होते हैं जो घर में रहकर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाई जा सकता है। इस बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद 1-2 एपिसोड के बाद उसको पोस्ट करूंगा कि घर में रहते रहते अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सके। अगर इम्यूनिटी बढ़ती है तो आपकी बढ़ी हुई इम्यूनिटी कोविड से लड़ने में बहुत सहायक होती है, बहुत हेल्प करती है। तो ये वीडियो जब पोस्ट करूँगा तो उसे भी आप देखिएगा। फ़िलहाल तो कोविड का घर में मैनेजमेंट करने के लिए ये कॉमन बातें हैं, ये बहुत ही हाईली स्पेसिफिक नहीं, जो कॉमन है, जो कि आपको समझ में आएंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें जो बेल यानी घंटीनुमा बटन है उसे भी दबाइए ताकि मेरे वीडियो जब मैं पोस्ट करूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। आपने सपोर्ट किया उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी कोविड से रिलेटेड एक बहुत ज़रूरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।